तो मेरी दूसरी क्लास में आपका स्वागत है फिज़िक्स की। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग एसआई यूनिट्स ऑलमोस्ट सब जगह डेसिमलाइजेशन हो गया है, मैट्रिक सिस्टम आ गया एक्सेप्ट टाइम। मैंने ये बात तुम लोगों से बोली थी कि हमारे अभी भी 60 मिनट्स और आवर्स, ऑल्दो टेक्निकली इन साइंटिफिक टर्म्स वी ओनली टॉक इन टर्म, हम सेकेंड्स की टर्म्स में ही बात करते हैं, लेकिन घंटा और मिनट ये कोलोकियल सिस्टम में वो भी यूज़फुल है। तो मैट्रिक सिस्टम नहीं आया है, लेकिन हमारे जो फ्रेंच लोग हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, वो बड़े ही रिवॉल्यूशनरी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश करी थी, फ्रेंच लोगों ने कोशिश करी थी। क्या किया उन्होंने? किसी टाइम पर 1800 1700 समटाइम जब डेसिमल सिस्टम आ रहा था, तो उन्होंने स्टार्टिंग करी कि इसकी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसी क्लॉक बनाने की। तो हमारी क्लॉक 12 घंटे का वो करती है, एक दिन में 2 बार वो क्लॉक वो करती है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरीके से बनाई है क्लॉक। क्या किया उन्होंने पूरे दिन को 10 डेसिमल आवर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 डे इज़ 10 डेसिमल आवर्स। ठीक है, एंड ईच तो 10 पूरा दिन जो है 10 डेसिमल आवर्स में है, और एक डेसिमल आवर में को डिवाइड कर दिया हमने 100 डेसिमल मिनट्स में। ठीक है, बड़े ही हमारे क्रेजी होते हैं फ्रांस के लोग, नहीं करना है भाई डेसिमल। एंड शायद हो सकता है अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि ये अभी 60 से और उनसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम यहाँ पे होते तो शायद टाइम भी उतना ही आसान होता लोगों को देखना, लेकिन जब लोगों को बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट लेट अस एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर हमारा टाइम जो है एक डेसिमल घड़ी थी किसी के पास, ठीक है, और वो यहाँ पे रुक गई। ठीक है, लेट अस से इट स्टॉप्ड ओवर हियर। ठीक है, एंड द टाइम इन दिस डेसिमल वॉच वाज, so the time starts at midnight. Okay, again similar to our clocks, it starts at midnight, but the whole day is divided into 10 decimal hours, and each hour is divided into, वो divided है 100 डेसिमल मिनट्स में। तो ये हमारी रुकी है 8:22.8 मिनट्स। ठीक है, शाम के 8 बज के, शाम के क्या पता नहीं, पता चलेगा अभी देख के कैलकुलेशन करके कि शाम के हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा एक ही पूरे दिन में एक ही बार 1 बजता है या 2 बजता है या 3 बजता है। तो 28.8 पे, ठीक है, हमारी कन्वेंशनल क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा। थोड़ा आपको 1-2 मिनट देता हूँ मैं सोचने के लिए, 1-2 मिनट तो नहीं दूंगा मैं, तुम पॉज कर लेना अगर तुम्हें इसकी एनालिसिस करनी है तो। बट एक चीज़ थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि क्योंकि ये पूरा 24 घंटे को कवर कर रही है ये वाली क्लॉक, तो अगर 8 बज रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? AM होगा या सुबह का टाइम होगा या रात या शाम का टाइम होगा? AM होगा या PM होगा? बोलो। पूरे दिन को कवर कर रही है, स्टार्टिंग एट मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट से पूरे दिन को कवर कर रही है, और हमारी जो नॉर्मल क्लॉक है वो 12-12 घंटे के 2 उनमें डिवाइडेड होती है। तो अगर हम 8 पे पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये 5 क्रॉस हो चुका है। 5 कब क्रॉस होगा? दोपहर के 12 बजे, जो हमारा कन्वेंशनल टाइम है उसके हिसाब से, है ना, क्योंकि हमारा पूरा दिन जो है 10 में डिवाइडेड है, तो आधा दिन 5 में होगा। तो अगर हम 5 क्रॉस कर चुके हैं तो इसका मतलब हम ऑलरेडी PM में पहुँच चुके हैं। तो हमारा आंसर, अगर हम इसको नॉर्मल क्लॉक में कन्वर्ट करना चाहें तो एक चीज़ तो ईजी है कि हम PM की बात कर रहे हैं। ठीक है, आवर टाइम इज़ गोइंग टू बी इन द आफ्टरनून और इवनिंग। ओके, तो एक बात तो क्लियर है। और दूसरी बात, फिर हमारे 12 घंटे कितने घंटों में डिवाइडेड हैं? हमारे 12 घंटे जो हैं वो कितने घंटों में डिवाइडेड है? 5 घंटे, इसके 5 घंटों में।
ठीक है। तो अभी अगर हम इसका वो देखें, हम तो इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वो ऑलरेडी हो चुका है, हम ऑलरेडी PM निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा टाइम बचा 28.8, ठीक है। अब ये जो हमारे रिमेनिंग 5 घंटे हैं वो जो है उसमें डिवाइडेड है, कितने में, 12 घंटों में डिवाइड, 12 घंटे इन 5 इनमें, तो हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि हमने इसको 3, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, तो ये 100th है, ये उसका भी मतलब 1000th वाला है, तो हम इसको डायरेक्टली वो कर सकते हैं। 3 डेसिमल सिस्टम का यही फ़ायदा है, हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3.288 आवर्स हो गया, ठीक है, डेसिमल आवर्स, ठीक है, 3.288 डेसिमल आवर्स। और हमें पता है कि 5 डेसिमल आवर हमारे नॉर्मल 12 घंटे के बराबर है, ठीक है, 5 डेसिमल आवर हमारे नॉर्मल 12 घंटे के बराबर है। तो 3.288 डेसिमल आवर्स कितने घंटे के बराबर होंगे, दे विल बी, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ठीक है। अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो 3.288 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, ठीक है, या ओके। तो 3.288 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो हमारा आया, दिस कम्स आउट टू बी 7.8912, ठीक है, 7.8912 आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि शाम के 7 घंटे हो चुके हैं प्लस 0.8912 टाइम का वो हो चुका है, ठीक है, मिनट्स, मतलब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो हमारे 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा 7 समथिंग PM तो आ गया, ठीक है। अब हमें मिनट्स और निकालने हैं, ठीक है, हमें मिनट्स और निकालने हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 0.8912 में कितने मिनट्स होंगे, ठीक है, माइनस इंटू 60 comes out to be 53.47 minutes, ठीक है। so this thing comes out to be 53.47 minutes, ठीक है। तो 53 तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड्स और लिखने हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ये कैसे किया हमने, 53 इसको 0.8912 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 53.47 मिनट्स मिल गए। तो 53 मिनट्स हो गए। अब हमें 0.47 को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो एक मिनट में कितने वो होते हैं सेकंड्स, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 0.47 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 0.47 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 28.2 आ रहा है, तो 28 लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी द टाइम इन आर कन्वेंशनल क्लॉक फॉर अ डेसिमल क्लॉक। अगर एक हमारी डेसिमल क्लॉक इस टाइम पर रुकी होती, ठीक है, इस टाइम के सो दिस इज द डेसिमल टाइम एंड दिस कम्स आउट टू बी आर कन्वेंशनल टाइम, ठीक है। तो हमारे अगर फ्रेंच लोग अगर जीत गए होते, जो भी इसके अभियान के वो थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीते। अभी हमको लग रहा है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसकी आदत होती बचपन से, हमको यही सिखाया जाता तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती, जैसे बाकी चीज़ों में हो गई है, किलोमीटर वगैरह में, किलोग्राम में, ठीक है। इतने ज़्यादा नंबर याद नहीं करने पड़ते। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा वो था, क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट था, जो भी कारण था, somehow this didn't get acceptance from the world, but the French tried, like they keep on trying for different revolutions,
ओके, इवन नाउ दे हैव सो मेनी प्रोटेस्ट, अभी भी बहुत सारी प्रोटेस्ट होती रहती हैं फ्रांस में। एनीवे, तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो मैंने गलती करी थी पिछली क्लास में वो है कि किलो के लिए मैंने लिखा था कि कैपिटल के यूज़ होगा, कैपिटल के नहीं यूज़ होता, स्मॉल के यूज़ होता है। सारी ही हायर पावर्स के लिए किलो, जैसे मेगा या गीगा, उन सब के लिए कैपिटल यूज़ होता है, लेकिन किलो के लिए 10⁻³ के लिए स्मॉल लेटर यूज़ होता है। ठीक है, सो वो कैपिटल नहीं होता, बाकी सारे कैपिटल होते हैं, मेगा, गीगा, वो सब, टेरा। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं हम। आज मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार, सॉरी उसके लिए। तो जो पहला स्टैंडर्ड है वो है लेंथ का नहीं, टाइम का स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो टाइम की स्टार्टिंग कैसे हुई, लोगों ने मेजर कैसे किया? ऑब्वियसली शुरू से हम एक दिन के हिसाब से टाइम को मेजर करते हुए आ रहे हैं। वही ऐसा ही लोग करते थे जब क्लॉक्स नहीं थी, और क्लॉक्स जो पहली क्लॉक्स बनी थी वो भी सन के मूवमेंट के अराउंड। जो टेक्निकल क्लॉक्स हम अभी देखते हैं जंतर मंतर वगैरह में, वो सन के मूवमेंट के अराउंड हमने क्लॉक्स बना रखी थी। ठीक है, तो मेनली हमारा जो टाइम का कॉन्सेप्ट था वो सन से लिंक था। ठीक है, अब बट लोगों को थोड़ा और प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए था। मान लो किसी दिन सूरज नहीं आ रहा तो मुश्किल है ना कि भाई एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है पता लगाना, बादल हो रहे हैं, ग्रहण पड़ गया, जो भी है। तो जो पहली हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की जो पहली क्लॉक है वो दैट वाज बेस्ड ऑन वो जो है पेंडुलम के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, इसको हमने हिलाया और इसका जो वो आया कुछ। ठीक है, तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन। तो इस पीरियोडिक मोशन अगर इसका टाइम पीरियड से सेम रहता है तो इसके बेसिस पे हम क्लॉक बना लेते हैं। तो जो ओरिजिनल क्लॉक्स थी वो इसी बेसिस पे बनी थी। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने और एडवांसमेंट्स किए, अलग अलग टाइप की क्लॉक्स आई, मैकेनिकल मूवमेंट वाली क्लॉक्स, फिर क्वार्ट्ज क्लॉक, ऑल दोज थिंग्स। बट फाइनली हमको धीरे धीरे जो है ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए था, क्योंकि टाइम बहुत हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, स्पीड निकालनी है, सब चीज़ों पे टाइम इन्वॉल्व रहता है। फाइनली जो अभी करंट स्टैंडर्ड है टाइम का, दैट इज़ बेस्ड ऑन सीजियम सम वाइब्रेशन। ठीक है, उसका जो है किसी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमें उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ठीक है, वो हमको उसको बोलते हैं डेल्टा न्यू सी एस। ठीक है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बेसिस पे हमने टाइम को डिफाइन करा हुआ है। So this is the current standard. So these kind of clocks are called as cesium clocks. ठीक है, तो दुनिया भर में सारी जो स्टैंडर्ड क्लॉक्स हैं वो सारी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, सारी की सारी। ठीक है, एंड दे आर वेरी 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 प्रिसाइज। अब अमेरिका में क्या किया हुआ है उन्होंने, समथिंग, तो ये भी एटॉमिक क्लॉक ही है। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक जो है लोगों को वो पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था। अभी तो खैर हम लोगों के पास इंटरनेट है, लेकिन 40-50-100 साल पहले, 50 साल पहले लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, 20 साल पहले भी नहीं था ज़्यादातर लोगों के पास, और 50 साल पहले तो किसी के पास भी नहीं था। तो अगर सबको अपनी क्लॉक सेट करनी हो, अगर तुम्हारे पास कोई, मान लो तुम एक जंगल में रहते हो, तो तुम्हें अपनी क्लॉक, तुम्हारा बैटरी ख़त्म हो गई, या तुमने वो चाबी वाली क्लॉक है और तुम एक दिन भूल गए उसमें चाबी भरना, और उस क्लॉक को कैसे सेट करोगे? तो अमेरिका ने क्या किया हुआ है, उन्होंने 2-3 रेडियो स्टेशंस बना रखे हैं। वो रेडियो वेव्स भेजते हैं टाइम के साथ। ठीक है, और क्लॉक्स मिलती हैं, वॉचेस भी मिलती हैं। मेरे पास नहीं थी खैर, कैसियो वगैरह की आती है, जो है जिसको एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। वो क्या करती है, वो उस रेडियो सिग्नल को पढ़ सकती है और उसके बेसिस पर टाइम सेट कर देती है। और जो रेडियो सिग्नल भेजा जाता है वो जो है ये सीसीएम की एटॉमिक क्लॉक के बेसिस पे भेजा जाता है। तो इसलिए जो वॉचेस हम खरीदते हैं
बाजार में जाके उनको एटॉमिक वॉचेस भी बोलते हैं, बट दे आर नॉट रियली एटॉमिक वॉचेस, दे आर नॉट वो जो है एटॉमिक प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रही, नॉर्मल क्वार्ट्ज वॉच है, बट उसमें एक एबिलिटी है ऑटोमेटिकली टाइम सेट करने की बेस्ड ऑन द रेडियो सिग्नल दैट इज सेंट बाय द एटॉमिक क्लॉक दैट इज प्रेजेंट इन कपल ऑफ प्लेसेस इन अमेरिका. ओके, एंड रेडियो वेव्स का ये फ़ायदा है कि दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो एक दो तीन जगह पर ही है शायद उनके, और पूरे देश को कवर कर लेते हैं वो लोग. तो बड़ा ही अमेजिंग है. अब जो है हमारी लाइफ थोड़ी सिंपल हो गई है, लेकिन लेस एक्साइटिंग है कि सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली हमको पता भी नहीं होगा टाइम कैसे सेट करते हैं. जो छोटी जनरेशन के लोग हैं, एटलीस्ट जब हमने सेल फोन्स ख़रीदे थे, जब बचपन में हमारा सेल फ़ोन जब 17-18 साल के थे, तो हमें टाइम सेट करना पड़ता था उसमें. आजकल तो ये पता भी नहीं होगा कि टाइम कैसे सेट करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेल फ़ोन टावर से या इंटरनेट से जो है हमारे उनका टाइम सेट हो जाता है. ऐसे ही हमारे कंप्यूटर्स में भी टाइम सेट करना पड़ता था. ठीक है, आजकल तो वो भी लोगों को पता नहीं चलता कि कंप्यूटर में टाइम कैसे सेट करेंगे, पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम हमेशा अपने आप ही सही दिखाता है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ से टाइम ले लेता है. एनीवे, इंटरनेट से पहले भी टाइम ले सकता था, लेकिन हमें एक्चुअली जाके उसमें सर्वर डालना पड़ता था कि इस सर्वर से जाके टाइम लो, जब इंटरनेट आ गया था. एनीवे, तो दिस इज टाइम. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, the SI unit of time is seconds. Okay, let me write it down fully. And the symbol that we use is small s. ठीक है. And the second standard unit is length. ठीक है. And the standard for that is meter. I discussed it in the previous class that we use meter, and for a very long time the length of a standard scale was used as the definition for meter. But now they use, as I told you in the last class, that it is no longer a fundamental unit. They derive it from C and क्या था, स्पीड, व्हाट वाज इट, एंड टाइम. या ठीक है. सी द स्पीड ऑफ लाइट, एंड सेकेंड. इसके बेसिस पर हमने मीटर को डिफाइन कर दिया है. ठीक है. अगेन ये सीजियम की ही क्लॉक को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मीटर सबको हमको पता है कि क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज़ मास. ठीक है. स्टैंडर्ड ऑफ मास इज, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इट्स किलोग्राम. kg is the symbol. So this standard has been one of the most fundamental quantities whose standard has changed very recently. ठीक है. अभी तक एक जो है हमारे जो फ्रांस का जो है सेंटर, वहाँ पर एक पीस रखा हुआ था. ठीक है. वो अभी भी रखा हुआ है, लेकिन दैट वाज द स्टैंडर्ड. बट नाउ द स्टैंडर्ड हैज़ चेंज. द स्टैंडर्ड हैज़ गॉन टू नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट का वो क्या होता है, इट इज़ सम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कुछ ऐसा कुछ होता है. ठीक है. kg एंड वी हैव अ सर्टेन वैल्यू दैट इज गिवन टू इट. ठीक है. दैट वैल्यू हैज़ बिकम फिक्स्ड. ठीक है. वी नो द वैल्यू ऑफ मीटर, वी नो द वैल्यू ऑफ सेकेंड. फ्रॉम बेस्ड ऑन दैट वी कैन फिगर आउट what the value of kilogram is. Okay, so now that has become the standard, but the physical weight is still there, and that was a standard for a long time. In 2019 it was changed from that particular weight to the definition based on Planck's constant. Okay, so that weight is obviously present in many countries, as I told you last time. You have जो है एक वेट जो है वो सब कंट्रीज़ में मैच करके रखा हुआ है. जो फ्रांस वाला है उसको अमेरिका ने भी अपना बना के रखा हुआ है, उसको फ्रांस से जाके मैच कराते हैं. तो 1800 से अमेरिका के निस्ट, जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड समथिंग है, ठीक है। वहाँ पर रखा हुआ है एक उनका पर्सनल अपना वेट, ठीक है। वो 2 बार उसको 1800 से रखा हुआ है वहाँ पर, 2 बार फ्रांस जाके मैच करके आ चुके हैं वो उसे, ठीक है। 2 बार उसे पूरा अटलांटिक क्रॉस करा के लेकर गए, और हर साल ऑब्वियसली जो मेन मेन वो है उसको संभाल के रखते हैं, उससे उन्होंने कुछ मैच करके एक और बनाया हुआ है छोटा, या मल्टीपल बना रखे हैं। तो वो जो हमारा मेन अमेरिका का वेट है, उसको एक साल में जो जो डमी या लेस इम्पॉर्टेंट वेट्स बोले, ठीक है, उनसे मैच कराते हैं वो हर साल। जब हर साल मैच कराते हैं तो क्या होता है, एक बार लेके जाते हैं तो 2 लोग उसके साथ चलते हैं। एक जना उस वेट को पकड़ के चलता है और दूसरा उसके लिए तैयार रहता है कि अगर वो आदमी गिरे, ठीक है, वो आदमी अगर उस वेट के साथ गिरे, वो वेट को पकड़ ले आदमी को ना पकड़े, आदमी गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे आदमी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वेट जो है ज़मीन पे ना गिरे। तो इतना क्योंकि इट इज़ वेरी 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 बहुत प्रिसाइज है वो। तो लेकिन अब जो है टेक्निकल डेफिनेशन हमारे जो स्टैंडर्ड है उसकी चेंज हो गई है। वो नो लॉन्गर वो जो पीस ऑफ मेटल है वो नहीं है अब जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है। एंड तो ये तो हमारे 3 मेन स्टैंडर्ड्स हो गए, टाइम, वेट और क्या कहते हैं, लेंथ, ठीक है। ये हमारे 3 वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई चीज़ें फ्यूचर में आती रहेंगी तो हम उनके बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट दैट्स ऑल वी हैव फॉर एज फार एज द यूनिट्स आर कंसर्न। अब हम बात करते हैं प्रिसिजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। प्रिसिजन, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रिसिजन क्या होता है किसी भी चीज़ का? क्या होता है प्रिसिजन? कि हम किसी चीज़ को कितना एक्यूरेटली, कितना प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर तुम एक स्केल लोगे, मेरे पास यहाँ पे स्केल पड़ा हुआ है, कोई देखूं? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो एक स्केल लोगे जो तुम्हारा जो फुटा होता है, ठीक है, 1 फुट का होगा या 6 इंच का होगा वो, ठीक है। अगर तुम उसमें वो देखोगे, लाइंस देखोगे, तो लाइंस जो है सेंटीमीटर साइड में 15 सेंटीमीटर का अगर तुम्हारा स्केल है तो वो 0 से लेकर 15 तक तुम्हारी लाइंस बनी होती हैं। उनके बीच में भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं। वो छोटी छोटी लाइंस जो है 1 मिलीमीटर का वो बताती हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये स्केल है, स्केल में ये तुम्हारी सेंटीमीटर वाली लाइंस हो गई, ठीक है। इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर इनके दोनों के बीच में हमारा 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सेंटी इज वो वाला सेंटी नहीं, जो सेंटी कोई सेंटी हो रहा है, बट ये सेंटी स्टैंड्स फॉर 10⁻², ठीक है। तो दिस इज 10⁻², तो सेंटीमीटर क्या हो गया, 10⁻² मीटर। तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिलीमीटर कितना हो गया, 10⁻³ मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स आ जाएंगे, उसमें 10⁻³ है, इसमें 10⁻² है, 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻³ यू गेट कितने मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स इन 1 सेंटीमीटर। तो इससे 10 इसके बीच, इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में 9 लाइंस होती हैं, ठीक है, 1 मिलीमीटर दूर, ठीक है। तो सबका डिस्टेंस जो है आपस में, लाइंस का डिस्टेंस जो है 1 मिलीमीटर हो जाता है। अब इस स्केल से तुम कितना मेजर कर सकते हो, कितना प्रिसाइजली किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हो,
ठीक है। अगर कोई लाइन, जैसे मान लो ये हमारा 5 मिलीमीटर की लाइन है, ठीक है, और हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वो जो है इतना बड़ा है, ठीक है, वो इतना बड़ा है, तो हम खाली यही बोल सकते हैं कि वो 1.5 मिलीमीटर से बड़ा है लेकिन 1.6 मिलीमीटर से छोटा है। तो हम उसको या तो 1.5 बोल देंगे या 1.6 बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लेट अस से दैट ये 1 था, ये 2 था, तो इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ हो जाएगी वो 1.5 मिलीमीटर हम लिख देते हैं। और ये 1.5 जो 5 है वो एक डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है। 5 से तो बड़ा है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है, लेकिन 6 से वो छोटा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ क्या, मतलब वो एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो ये एक डाउटफुल डिजिट हो गया। अब इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हमारे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस पर्टिकुलर उसमें, ठीक है, हमारी 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं इसमें। और अगर हम सेम चीज़ को वर्नियर कैलिपर से करते हैं तो वो क्या करता है, वो कितना प्रिसाइजली मेजर कर सकता है, वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो मान लो ये आता 1.52 आ जाता, तो जो 2 होता वो डाउटफुल डिजिट हो जाता, क्योंकि हमें पता नहीं है वो 2 है या 3 है ना। तो हमारा इस केस में हमारा प्रिसीजन कितना हो गया, इस केस अगर हम नॉर्मल स्केल की बात करें तो इसमें प्रिसीजन कितना आ गया, 0.1 मिलीमीटर के प्रिसीजन से हम, नहीं 0.1 नहीं, 1 मिलीमीटर के प्रिसीजन से हम मेजर कर सकते हैं, या 0.1 सेंटीमीटर के प्रिसीजन से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये इस केस में एक डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हमें किसी भी चीज़ का वो देखना है कि हम कितना प्रिसाइसली हमने कोई चीज़ मेजर करी है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वी हैव 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हमने 3 डिफरेंट चीज़ों को मेजर किया है, ठीक है। एक चीज़ का वेट आता है 103.9 किलोग्राम, ठीक है, दूसरा आता है 2.10 किलोग्राम, और तीसरा आता है 0.319 किलोग्राम, ठीक है। तो इन तीनों में क्या हो रहा है, ये हमारा डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि वी माइट नॉट बी श्योर कि ये थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है। इस केस में ये डाउटफुल डिजिट है और इस केस में ये डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। अब हम इसको मेजर करेंगे, मतलब सम करते हैं, हम टोटल निकालना चाहते हैं इस पूरी क्वांटिटी का, और उसमें देखना चाहते हैं कि हमारा हमने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे हमारे रिजल्ट में, ठीक है। अगर हमने इनको ऐड किया तो हमारा आएगा 9 और ये 1 और 0 1 3 3 एंड 1, तो 106 पॉइंट। अब जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है उसमें एक से ज़्यादा डाउटफुल डिजिट्स नहीं हो सकते। अब 9 तुम्हारा डाउटफुल था, उसके साथ तुम कुछ भी ऐड करोगे तो क्या होगा, वो भी डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डाउटफुल, दिस इज ऑल्सो डाउटफुल एंड दिस इज ऑल्सो डाउटफुल। सो वी आर नॉट, सो जो रिजल्ट आएगा हमारा उसमें एक से ज़्यादा डाउटफुल डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो वेट है, जो फाइनल वेट है वो 106.319 किलोग्राम है, हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इतना श्योर है ही नहीं, क्योंकि हमारा ये भी श्योर नहीं था, ये भी श्योर नहीं था, ये भी श्योर नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा जो वेट है वो 106.3 किलोग्राम्स है, ठीक है। सो द ओनली डाउटफुल डिजिट दैट रिमेन्स इज 3। हम जो है खाली एक ही डाउटफुल डिजिट छोड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा डाउटफुल डिजिट्स नहीं छोड़ सकते हमारे जो फाइनल रिजल्ट है उसमें, क्योंकि समझो क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा, जब हमने 103 किलो मेजर कर रहे हैं तो 103.9 हमने मेजर किया, तो उसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा वो बिल्ट इन था कि मतलब हम श्योर है ही नहीं
इतना, मतलब इससे ज़्यादा श्योर हो ही नहीं सकते। अब उसमें हम थोड़ा ये इतना प्रिसाइज चीज़ मेजर कर ऐड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें इतनी गलती हो सकती थी, है ना। ये 104 भी हो सकता था, ये 103.8 भी हो सकता था, है ना। तो उसमें इतना प्रिसाइज चीज़ ऐड भी कर दें तो भी हमारा ओवरऑल प्रेसिजन जो है, जो मिनिमम प्रेसिजन की चीज़ थी उससे लिमिटेड रह जाता है। ठीक है, सबसे कम प्रेसिजन हमने कहाँ कहाँ पे मेजर कर रहे थे, यहाँ पर 0.1 किलोग्राम्स के प्रेसिजन से मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पर 0.001 किलोग्राम के प्रेसिजन से मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा प्रेसिजन ओवरऑल जो मिनिमम प्रेसिजन होगा, मतलब जो वर्स्ट प्रेसिजन होगा, उस वहाँ तक लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा स्केल है और अगर तुम लिखते हो कि भाई मैंने मेजर किया किसी चीज़ की क्वांट वैल्यू है 512, अगर किसी ने तुम्हें ये बोल दिया कि भाई मैंने स्केल से मेजर किया है और इसकी जो वैल्यू, इसकी लेंथ आ रही है 1.512 सेंटीमीटर, तो तुम क्या बोलोगे? क्यों यार बेवकूफ़ बना रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, हमारे स्केल में कैपेसिटी ही नहीं है इसको मेजर करने की। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसी चीज़ को मैं बताते हैं, दे टेल यू, वो तुम्हें बताता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से तुमने किसी क्वांटिटी को मेजर किया है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनहेरेंटली तुम्हें ये बता देते हैं कि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने यूज़ किया उसकी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी थी या ख़राब थी। ठीक है, एंड जो फाइनल टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ये मेरा बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट पार्ट हुआ करता था मेरे उसका, क्योंकि मुझे जो है कैलकुलेशन बड़ी पसंद नहीं है, मुझे कैलकुलेशन करना इतना अच्छा नहीं लगता। तो जब फॉर्मूले में चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये डायमेंशनल एनालिसिस तो पूरा फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये किस चीज़ के ऊपर, सो दिस होल थिंग इज़ बेस्ड ऑन, जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि एक इक्वेशन के दोनों साइड में सेम क्वांटिटी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे हम कोई लिख रहे हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अगर हमने लिखा, अज्यूमिंग दैट सब में अपना अपना कुछ कुछ क्वांटिटीज़ हैं, तो इसके यूनिट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट है वो उसके यूनिट्स सेम होने चाहिए राइट हैंड साइड के यूनिट्स पे। ठीक है, और दूसरी बात कि जब हम y प्लस जेड कर रहे हैं तो उन दोनों के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके यूनिट्स इससे अलग नहीं हो सकते। ये जो है लेंथ नहीं हो सकती, अगर ये लेंथ है मान लो, ठीक है, और ये वेट है, तुम उन दोनों को ऐड कर सकते हो, उन दोनों को ऐड कर सकते हो। कोई चीज़ किसी चीज़ की लेंथ 1 मीटर है और किसी, चलो उसी चीज़ का सेम चीज़ की वेट जो है 1 किलोग्राम है, लेट अस से दैट। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ की है, उन दोनों को ऐड कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अमेरिका में बहुत बड़ी इंग्लिश में एक सेइंग होती है, एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस। ठीक है, 3 एप्पल्स प्लस 4 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस। ठीक है, उनको तुम वो नहीं कर सकते, मतलब उनको आपस में मतलब ऐड करने की ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे। तो सिमिलरली, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं कर सकते हम, जब हम फिजिकल इक्वेशन लिखते हैं तो 3 एप्पल्स प्लस 4 ऑरेंजेस कर ही नहीं सकते। वो दोनों जो है जब प्लस कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम खाली लेंथ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए। लेंथ और लेंथ को ऐड कर सकते हैं, वेट और वेट को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम दूसरी चीज़ों के साथ, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो तुमने इसको किया मल्टीप्लाई बाय सम क्वांटिटी, लेट अस से W। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ओवरऑल यूनिट्स आते हैं, डायमेंशन आता है, वो सेम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन राइट हैंड साइड का और ओवरऑल डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का हमेशा यूनिट्स, डायमेंशन का मतलब इस केस में यूनिट्स है,
ठीक है, यूनिट सेम होने चाहिए, मतलब सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो, ठीक है। तो तुम्हें एक जैसे मान लो तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो है, उसकी इक्वेशन आती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें नहीं पता ये बात तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा वो, ये हम ये वाली इक्वेशन वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो क्या होना चाहिए इस केस में कि जो यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है, तो हम इनके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, ये डायमेंशंस हैं इसकी, ठीक है। डायमेंशंस की जब बात करते हैं तो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो जब इक्वेशन सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगे, ठीक है, डायमेंशन सेम होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेफ्ट साइड के और राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो मान लो हमें फोर्स का डायमेंशन नहीं पता, हम पता करना चाहते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए। मास का डायमेंशन क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, मास इज किलोग्राम में होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड, स्पीड की बात, तो स्पीड कितनी तेजी से स्पीड चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस किस में होता है, मीटर्स, ठीक है, मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारी स्पीड हो गई, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, फिर से कितनी तेजी से स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड एक बार और आएगा, तो ये आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी साइंटिफिकली अगर हम लिखते हैं तो हम इसको लिख देते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ठीक है। तो ये फोर्स का यूनिट हो गया। फोर्स का यूनिट क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स का यूनिट है। क्योंकि फोर्स इतनी कॉमनली यूज़ होती है और हम अपने साइंटिस्ट को वो करना चाहते थे ऑनर, तो हमने इस फोर्स इतने बड़े इस यूनिट को एक नया नाम दे दिया। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 N। N क्या है, फोर्स का यूनिट है, सो यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज N and it is called the symbol is N but the name is Newton, ठीक है। so 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square, ओके। तो अगर तुम्हें कोई अगर एक वो देता है, एक क्वेश्चन लिख के देता है तुम्हें, ठीक है, कहता है वो F प्लस M इज इक्वल टू लेट अस से एनर्जी, ठीक है, ये लिख के तुम्हें दे देता है कोई F प्लस M इज इक्वल टू एनर्जी। तुम क्या बोलोगे, क्या रेडिकुलस बात कर रहा है, फोर्स के यूनिट क्या थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तुम मास के साथ ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली कहीं पर भी अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिलती है, मान लो तुमने कोई इक्वेशन तुम्हें नया वो आया यार कि मैंने जो है नया इजाद किया है, मैंने एक नई इक्वेशन निकाली है, और तुम्हारी इक्वेशन अगर डायमेंशनल एनालिसिस को फेल करती है तो इसका मतलब वो इक्वेशन डेफिनेटली गलत है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो डायमेंशनली, जब हम कोई दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं उन दोनों का डायमेंशन हमेशा सेम होना चाहिए, उन दोनों के यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। इक्वेट कर रहे हैं हम दोनों साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट्स है और राइट हैंड साइड की यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। इसके बेसिस पर तुम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। मान लो तुम्हें कोई वो नहीं पता, उसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पता, जैसे एक उसकी बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं हम इसके बेसिस पे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होती है, ठीक है, हमें पता है ये बात, फोर्स होती है। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
जो मास है तुम्हारे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी पे और उसके रेडियस पे, वो कितना दूर है वो, मतलब जहाँ पे सेंटर से, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आर है, जो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और उसका रेडियस सेंटर से जहाँ जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है उससे डिस्टेंस उसका आर है, ठीक है। उस हमें ये पता है कि इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसकी किसी किसी पावर्स के प्रोपोर्शनल है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि किस पावर्स के प्रोपोर्शनल है, तो हम उनको उन पावर्स को हम ए बी सी, स्मॉल ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है। हमें कोई आइडिया नहीं उसकी इक्वेशन क्या होती है, मतलब हमें ये पता है बस उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता। इनके प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और वो नहीं होता, ठीक है। तो जब हम डायमेंशनल एनालिसिस, जब केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट्स का यूनिट क्या होते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कोई और फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, केवल एक कांस्टेंट अगर यहाँ पे आ रहा है तो उस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, एनी आइडिया? इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम दोनों साइड डायमेंशनल उनका वो लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी, इनका वो कर सकते हो तुम, मास का मतलब तुम इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि और किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है वो। वी एंड फाइनली आर टू द पावर, डायमेंशन ऑफ आर टू द पावर सी, ठीक है। This would not be true if there were other physical quantities that were part of this. But in this case, I'm telling you that these are the only physical quantities on which this forces, this centripetal force is dependent on. It is called as centripetal force. ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की हम वो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ऑल्दो वो केजी, वो न्यूटन हमने किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम डायमेंशनल एनालिसिस में फ़ायदेमंद नहीं होता न्यूटन लिखना, इसलिए हम न्यूटन को नहीं वो करेंगे। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे डायमेंशन हो गए फोर्स के। मास का डायमेंशन क्या होता है, केजी टू द पावर ए, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड टू द पावर बी, और रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ है, ठीक है, तो उसका मीटर टू द पावर सी, ठीक है। तो अब तुम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे और राइट हैंड साइड देखोगे, दोनों साइड में केजी है, दोनों साइड में मीटर है और दोनों साइड में सेकेंड है, ठीक है। अब हम दोनों को वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा वो करते हैं सिंप्लीफाई। तो यू हैव केजी टू द पावर ए, मीटर टू द पावर बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा दोनों जगह आ रहा है, मीटर टू द पावर बी एंड मीटर टू द पावर सी। तो मीटर की पावर बी प्लस सी एंड सेकेंड्स की पावर माइनस बी, ठीक है। सेकेंड नीचे है, डिनोमिनेटर टू द पावर बी है, तो ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, केजी, अब हम क्योंकि केजी मीटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सेकंड मीटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या केजी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इनकी इंडिविजुअल पावर्स जो हैं उनको भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि केजी हमेशा केजी ही रहेगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, उसमें कुछ चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें सो बाय इक्वेटिंग दीज टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड वी कैन इंडिपेंडेंटली, केजी को हम इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। तो केजी का दोनों साइड में क्या आ रहा है, दोनों की पावर्स को इक्वेट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे मीटर का देखेंगे तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर सेकेंड का देखोगे तो -2 या माइनस बी इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से हमें ये पता है, ठीक है, वी नो ए इज 1, वी नो बी इज, बी क्या आ गया यहाँ से, बी इज 2, ठीक है। एंड फाइनली सी क्या आ जाएगा फिर, अगर इसको इसमें डाल देंगे तो सी आ जाएगा, तो सी +2 इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू
-1। ठीक है, तो हम वापस इधर जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 2, और सी की वैल्यू -1। ठीक है, सो दिस फोर्स कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू mv² बाय r। सो इट्स सच अ पावरफुल टूल। ठीक है, हमें खाली ये पता था कि इनके ऊपर ओनली इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमने एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। ऑब्वियसली हमें एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ी थी इनको निकालने के लिए कि भाई इनके ऊपर डिपेंडेंट है, बट एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितनी पावरफुल अमेजिंग चीज़ है ये। ठीक है, तो आज के लिए बहुत हुआ, मैं थक गया। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।